अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देख रहे हैं द डिबेट। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं और उत्तराखंड को उनका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं और उन्होंने शपथ ले ली, सरकारी कामकाज संभाल लिया। 48 घंटे के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो पैदल कर दिए गए, सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं। कारण क्या रहा कि 4 साल पूरे होने से ठीक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई? ये एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सवाल ये भी है और भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल बनता है कि आखिर उन्होंने 4 साल के बाद अपने मुख्यमंत्री को क्यों बदला? क्या उनके ये मुख्यमंत्री अक्षम, अयोग्य थे? उनको सरकारी कामकाज का आइडिया नहीं था? या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस मकसद से उन्हें भेजा था उस मकसद को वो कामयाब नहीं हुए? और या फिर वो तानाशाही कर रहे थे? जनप्रतिनिधियों के साथ उनका सुलूक ठीक नहीं था, मंत्रियों और विधायकों के साथ उनका व्यवहार, उनका आचरण और कर्तव्य अनुपयोगी था। क्या कारण थे? जब आप किसी को मुख्यमंत्री का पद देते हैं तो वजह भी बतानी होती है और जब किसी को हटाते हैं तो वजह भी बताना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई। उत्तराखंड कोई मामूली राज्य नहीं है कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री को यूं ही बदल दें और कोई सवाल न करे। सवाल 10 बनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को उन सवालों के जवाब देने चाहिए कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री क्यों बदला। क्या मुख्यमंत्री के बदलने मात्र से उत्तराखंड में कोई तब्दीली आ जाएगी? उत्तराखंड बदल जाएगा? उत्तराखंड के लोगों की तकदीर बदल जाएगी? मैंने सोमवार को डिबेट में यह बात कही थी कि उत्तराखंड के निर्माण से सिर्फ 2 लोगों को फायदा हुआ, राजनेताओं को और अधिकारियों को। उत्तराखंड के हमारे भाई बहन आज भी परेशान हैं, आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, आज भी उनके पास बेहतर अस्पताल नहीं है, आज भी उनके पास बेहतर स्कूल नहीं है, आज भी उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, काम धंधे बंद हैं, इंडस्ट्रीज आ नहीं रही हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। आपदाओं ने उत्तराखंड को घुटनों पर ला दिया और ऊपर से राजनीतिक नेतृत्व, जबकि उत्तराखंड ने जिसको दिया स्पष्ट मैंडेट दिया उत्तराखंड ने, लेकिन राजनेताओं ने हमेशा उत्तराखंड के साथ छल किया, पार्टी कोई भी रही हो, कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने से और तीरथ सिंह रावत के आने से उत्तराखंड बदल जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता और मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते कि उत्तराखंड में कोई बहुत बदलाव आएगा। अब जब 9 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, जनता का सामना करना है, तो सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन कर देने से वो मुद्दे छिप नहीं जाएंगे, वो सवाल उत्तरित नहीं हो पाएंगे और लोगों की परेशानियां कम नहीं हो पाएंगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ से अधिक भाई बहनों ने वोट किया था, मुख्यमंत्री परिवर्तन के लिए वोट नहीं किया था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कुशासन से परेशान हमारे पहाड़ के भाई बहनों ने कांग्रेस को बेदखल करके बहुत बुरी तरह से हराया था। 57 सीटें बीजेपी को दी थी। क्या इसलिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे अक्षम मुख्यमंत्री उनकी कमान संभालें, जिनको 0 वर्क चीफ मिनिस्टर कहा गया? तो अब तीरथ सिंह रावत कौन सा करिश्मा कर लेंगे? बीजेपी में उत्तराखंड में भयानक गुटबाजी है, हर नेता वहां 52 हाथ का है और हर नेता हाईकमांड से सीधे संपर्क में है। तीरथ सिंह रावत क्या उन नाराजगी को दूर कर पाएंगे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत बो कर गए हैं? अफसरों पर अत्याधिक निर्भरता, चुनिंदा अफसरों के माध्यम से काम करना, अपने मंत्रियों को अपमानित कराना अधिकारियों से, उनके डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारी भेजना जो जानबूझकर मंत्रियों को परेशान करें, उनके काम में रोड़ा अटकाएं, विधायकों को अपमानित किया गया, कार्यकर्ताओं की कोई सुनी नहीं गई। बीजेपी संगठन को तो बक्से में बंद कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। वो तो वक्त रहते आला कमान को समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है। शायद ये बदलाव की वजह यही है। क्या एक मुख्यमंत्री तानाशाही करेगा, एक वर्ग विशेष के लोगों को ही प्रश्रय देगा?
और अधिकारी किसके सगे हुए हैं? ये अधिकारी पिछले 21 साल में 10 मुख्यमंत्री निपटा चुके हैं। यह बात शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत को किसी ने बताई नहीं, इसलिए ओम प्रकाश के चंगुल में वो फंसे रहे पूरे 4 साल। जब उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ करने का वक्त था, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ नहीं किया। तो अब 4 साल के बाद उनको बदल के क्या भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदों को पूरा कर पाएगी, उन जन आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी जिसका वायदा उसने जनता से 2017 में किया था? और बीजेपी के भीतर का ये टकराव, ये गुटबाजी ऐसा नहीं है कि तीरथ सिंह रावत के आने से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत को हटवाया है उनकी उम्मीदें और उमंगें हिलोरे मार रही हैं। अब जो उत्तराखंड में अगले 9 महीने होगा उसको संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो कुछ न करके त्रिवेंद्र ने इन लोगों को रोक रखा था, तो अब क्या उसी परिपाटी पर तीरथ चलेंगे या फिर बदलेंगे? जिनसे ये सब तरीके सीख कर त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे बढ़ रहे थे, तो त्रिवेंद्र पर जब संकट आया तो उन्होंने अपने आकाओं को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। जिनसे सीख कर इस तरीके की वर्किंग स्टाइल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीखी थी। यह होता है समय का फेर। सत्ता मिले तो घमंड मत करो, यह बात शायद बड़े लंबे समय के बाद सीख पाए होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। पर मूल प्रश्न वही है कि क्या मुख्यमंत्री के बदलने से राज्य में कोई व्यापक परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, रोजगार मिलेंगे लोगों को, सड़कें बनेंगी, घर घर बिजली और पानी मिलेगा? क्या ऐसा संभव है 9 महीनों के भीतर? जो 4 साल में नहीं हुआ वो 9 महीने में कैसे हो जाएगा? कौन सा फार्मूला तीरथ सिंह रावत के पास है? मैं जानना चाहता हूं। या सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए किया गया? दूसरा एक और बड़ा तथ्यात्मक विषय है, मैं चाहता हूं कि लोगों की जानकारी में रहे। जब सदन चल रहा हो और पहाड़ का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, जिस वक्त बजट पढ़ा जा रहा था, सदन को बीच में बंद कर दिया गया। यह किसी भी संसदीय प्रणाली का अपमान है। बजट पूरा क्यों नहीं पढ़ा गया? बजट सत्र पूरा क्यों नहीं किया गया? आकस्मिक तौर पर मुख्यमंत्री को बजट सत्र के बीच से गैरसैंण से क्यों बुलवा लिया गया? और इतने अपमानजनक तरीके से त्रिवेंद्र की विदाई क्यों की गई? ये सब कारण स्पष्ट होने चाहिए। सामान्य तौर पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और जवाब तो देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, उसके बाद मैं एक बड़ी परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आम जनता का विश्वास में लेकर के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चौमुखी विकास करेंगे। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बनाए, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें। बड़ी खुशी का वक्त है और हर कार्यकर्ता के लिए है। हमारे साथ साथ हमारा सारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत उत्साह में है। जिस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, अपने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी सॉल्व आउट करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़े इंस्पिरेशन भी और हीरो भी हैं। TSR गवर्नमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं इन 4 सालों में, जो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह सरकार की नाकामी, असफलता एक व्यक्ति की असफलता नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक। किशन जी CM थे तो 3 महीने पहले बदलाव हुआ था। इसमें कोई बात नहीं, किस पार्टी, मैंने कहा ना किस कार्यकर्ता का कहाँ पर उपयोग करना है, ये नेतृत्व तय करता है और उसका उपयोग किया जाता है। जो सबसे अनपॉपुलर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट थी, जिसमें वो 2 नंबर पे थे, आज रावत साहब के जाने के बाद वो हमारे खट्टर साहब 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में कार्य करें और उत्तराखंड को नई बुलंदी पर पहुंचाएं। उत्तराखंड में एक रावत गए और दूसरे रावत की एंट्री हो गई। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ शादाब शमसी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रवक्ता हैं और राज्य मंत्री रहे हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं। राहुल सिंह शेखावत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ। पवन लालचंद्र उत्तराखंड मामलों के बहुत ही विशेषज्ञ, मेरे पुराने सहकर्मी, मेरे दोस्त और उत्तराखंड की राजनीति के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप टमटा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। और थोड़ी देर में मुझे वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।
तो शादाब शमसी साहब शादाब शम्स साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सोमवार को शादाब साहब मेरे से मुखातिब थे इसी डिबेट में, तो उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे। मैं चाहता हूं दर्शकों को कि पहले शादाब शम्स साहब का वो स्टेटमेंट सोमवार वाला सुनाया जाए, फिर मैं उनसे सवाल करता हूं। तो जरा शम्स साहब का स्टेटमेंट सुनाया जाए। ब्रजेश जी, किसने कह दिया आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हटने जा रहे हैं? तो क्या होने जा रहा है? दिल्ली में क्या कोई पिकनिक कौन पार्टी सी चल रही गलतफहमी है? पाल ली आपको? कौन से सोर्सेज हैं आपके कि आप मुझे आप जजमेंट बताएं, आने क्या से कोई पहले पिकनिक जजमेंट पार्टी चल सुना रही रहे है? हैं? कैबिनेट का विस्तार माने त्रिवेंद्र सिंह रावत करने जा रहे हैं? मतलब इतना ड्रामा करके कैबिनेट का विस्तार आपके यहाँ होता है? कौन ड्रामा कर रहा है? ये तो ड्रामा आप मीडिया उत्तराखंड में कर जो चल रहा है। आप जैसे लोग हवा उड़ा रहे हैं बेवजह, आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। शादाब साहब मेरा सलाम कबूल करें। क्या करें? शादाब साहब मेरा सलाम कबूल करें। ट्राई कर लीजिए। ओके शादाब साहब, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्ट करें। वैसे ऐसे बयानों के बाद आवाज़ें चली जाती हैं, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं। मेरे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, फार्मर कलेक्टर हैं नैनीताल के। सूर्य प्रताप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप तो लंबे समय तक नैनीताल के कलेक्टर रहे हैं, जिला अधिकारी रहे हैं। पहाड़ में क्या मुख्यमंत्री के बदल देने भर से कोई व्यवस्था परिवर्तित हो पाएगी? देखिए, मैं गढ़वाल में भी रहा हूँ, गढ़वाल मंडल विकास निगम में जी। एमडी रहा हूँ, और कुमायूं में मैं नैनीताल में कलेक्टर रहा हूँ। और पहाड़ का नहीं हूँ, लेकिन पहाड़ को काफ़ी हद तक समझता हूँ। पहाड़ के लोगों की समस्याओं को निदान करने का जो एक स्वप्न दिखाया गया था कि उत्तराखंड राज्य बन जाएगा तो उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, वो स्वप्न आज भी स्वप्न है। चाहे 8 या 9 मुख्यमंत्री जो भी हुए हैं, उसमें अगर एनडी तिवारी जी को बाहर निकाल दिया जाए तो बाकी के सारे मुख्यमंत्रियों ने केवल खाना पूर्ति की है। और जो निवेश आया था, चाहे वो ऋषिकेश क्षेत्र में आया हो, हरिद्वार क्षेत्र में आया हो, वो केवल एनडी तिवारी जी के समय में आया। बाकी का जो निवेश है वो गया ही, वहाँ से वापस चला गया, रिवर्स फ्लो हो गया। आपको पता है, पहाड़ की 2 समस्याएं मुख्य हैं। पहली समस्या है पहाड़ की पलायन की, जो माइग्रेशन है। 1 करोड़ की जनसंख्या है, और 1 करोड़ की जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम जनसंख्या है, बड़े 4-5 शहर हैं, उन्हीं में जनसंख्या है। जो युवा है वो अधिकांश पलायन करके प्लेन में या मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता पहुंच जाता है जी, और फिर वो वहीं का होकर रह जाता है, छोटे मोटे पैसे कमाता है, उसको वापस भेजता है। तो पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या पर्यावरण की है समस्या, जिसमें खनन भी है, जिसमें पर्यावरण का विनिष्टीकरण है। चिपको आंदोलन चला था, वो मुद्दा है। जड़ी बूटियों का विनिष्ट होना है, वो मुद्दा है। छोटी छोटी काश्तकारी जो वहां पे हैं वो खत्म होती चली गई, मुख्यमंत्री वो को मुद्दा क्यों है, बदलना पड़ा? और सूर्य उनको प्रताप किसी जी, ने एड्रेस नहीं किया। आपका क्या आकलन है? मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है, जो भी मुख्यमंत्री ऐसा जिसके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा, वो मुख्यमंत्री जब भी आता है, चाहे किसी राज्य में आता हो, अब किसी राज्य को देख लीजिए, तो वो ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे पहले पोस्टिंग पे दरोगा करता है। कि वो जो पहला थाना का इंचार्ज उसको मिलता है, उसको अनुभव तो होता नहीं है प्रशासन चलाने का, तो खाली डंडा चलाता है, अहंकार में रहता है, लोगों का तिरस्कार करता है, लोगों की भावनाओं से कदर नहीं करता है, जनता की सुनता नहीं है, वो अहंकार में डूब जाता है। वही इनके साथ भी हुआ। तो अधिकांश विधायकों की बात सुनते नहीं थे, अधिकारी सुनते नहीं थे, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वही वहां भी था। तो कोई सुनता नहीं था, अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुनी जाती थी, छोटी छोटी समस्या को निराकरण नहीं होता था। और भ्रष्टाचार जिसके मुद्दे पे, कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, जिसके मुद्दे पे वो ये पलट हुई थी, सरकार वापस आई थी, वो मुद्दा भी एक गौण हो गया। आपको लगता है कि सत्ता बदलने से उत्तराखंड के लोगों की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा? सिर्फ 9 महीने का वक्त बचा है। मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। इट इज टू लेट नाउ। ये खाली ये सोचने के लिए एंटी इनकम्बेंसी को, जो रावत जी का, पुराने रावत जी की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करके नए रावत जी आ गए हैं, ये समाधान कर देंगे। मुझे नहीं लगता, इतना समय ही नहीं है इनके पास में। और वो ये उत्तराखंड की जनता वास्तव में परेशान हो चुकी है। थैंक यू हर बार सत्ता जी मेरे साथ कांग्रेस, कभी बीजेपी। राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। टमटा जी, बहुत शुक्रिया आपका। 48 घंटे पहले जब हम और आप डिबेट कर रहे थे, तब बीजेपी के प्रवक्ता सिर फोड़ रहे थे कि हम और आप गलतफहमी में हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही रहेंगे। लेकिन देखिए, 48 घंटे के बाद
पूरा परिदृश्य बदल गया है। आपको क्या लगता है कि सत्ता बदल जाने से, मुख्यमंत्री के बदल जाने से व्यवस्था में कोई परिवर्तन आएगा अथवा नहीं आएगा? मुझे बहुत उम्मीद नहीं लगती है कोई बदलाव आएगा। अभी तो मुख्यमंत्री बदले हैं। सबसे बड़ा चुनौती मुख्यमंत्री के पास है कि जो उनकी टीम बनती है उसका आकार, उसका रूप क्या होता है। उससे थोड़ा बहुत पता लगेगा कि मुख्यमंत्री के अन्य की कोई बदलाव की इच्छा है भी या नहीं है। क्योंकि सवाल प्रश्न है, जैसे कहा भी आप लोगों ने, कि भारतीय जनता पार्टी ने चार साल की असफलता को राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया है। नहीं तो कभी नहीं होता है कि जब आप जंग के अंतिम क्षेत्र में होते हैं, जीतने के करीब होते हैं, आप अपने जनरल को बदल दें। आप नाव को क्या कहते हैं एकदम पार लगाने की स्थिति में हैं तो नाविक को बदल दें। ये कभी नहीं होता है। इसका मतलब था कि 4 सालों की असफलता, भ्रष्टाचार, राज्य में आपकी सरकार के खिलाफ विद्रोह और विधायकों का बहुत ज़्यादा जो आपसी फूट थी, गुटबाजी थी, उससे लग गया था कि राष्ट्रीय नेतृत्व को कुछ होने वाला नहीं है। नए मुख्यमंत्री आए, मेरी उनको शुभकामनाएं भी है कि वो सफल हों। लेकिन प्रश्न ये है कि जिन सवालों के लिए उनको हटाया गया था, क्या उनको वो एड्रेस करते या नहीं करते। अगर मैं लेटेस्ट प्रश्न उठाऊं कि जिसने आंख एकदम उनके जाने को तय कर दिया था, वहाँ से और पूर्व की ओर ले जाऊं, लास्ट में इंस्टांस था त्रिवेंद्र सिंह रावत का बिना अपनी कैबिनेट को सहमति लिए हुए, बिना विधायकों की सहमति को लिए हुए, कुमाऊं व गढ़वाल के सामाजिक कल्चर को बिना पहचाने हुए, उन्होंने राज्यों जिलों के बिना पुनर्गठन किए हुए अल्मोड़ा जैसी सामाजिक सांस्कृतिक राजधानी के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की थी। क्या इस पर नए मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण होगा, इस पर वो क्या करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़, पहली बार जब गैरसैंण में महिलाएं गई थी, पहाड़ की महिलाएं सीधी सादी होती, पुलिस के अत्याचार, डंडे कभी उन्होंने नहीं सहे थे। क्या इस बात के लिए तीरथ सिंह जी उत्तराखंड की जनता से और विशेष रूप से महिलाओं से माफ़ी मांगेंगे? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा मूल प्रश्न है कि भ्रष्टाचार जो एक मुख्य प्रश्न था, जिसको पहले मुख्यमंत्री में अपने पहले कार्यकाल से लेकर के कि जब मुख्यमंत्री बने तो NS-74 के घोटाले में CBI की जांच से लेकर अभी 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप इन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान विधायक ने सरकार को पर लिखा कि इतना घोटाला हुआ। आज तक उसमें पिछली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या पुराने मुख्यमंत्री पर लगे हुए आरोपों की, जिस पर हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की थी, भले ही सुप्रीम कोर्ट का आज आप कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं आने वाले चुनाव में, टमटा जी? मैं कांग्रेस के लिए तो संभावना देखता हूं। मुझे लगता है कि ये जो सरकार है अपनी असफलताओं के बोझ के कारण दबी है और कांग्रेस अपनी उन 2 सम के उपलब्धियों की जी। एक नरेंद्र तिवारी जी का पूरा 5 साल का कार्यक्रम था और 2012 से लेकर 17 में जो हमने सामाजिक वेलफेयर की स्कीमें चलाने वाला सबसे जो राज्य खारिज कर दिया था। आपने कहा नहीं, कभी कभी तिरस्कार भी कर देता और तिरस्कार भी होता, बहुत से मूल कारण होता, आप खुद जानते हैं। भयानक आपदा से हम जूझ रहे थे, हमारी भी चुनी हुई सरकार को की संवैधानिक तमाम मर्यादाओं को तार-तार करते हुए हमारी सरकार को असफल किया गया था। थैंक यू सर। पवन लालचंद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तराखंड के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, पहला प्रश्न। दूसरा, तीरथ सिंह रावत ही क्यों? और तीसरा, अब उनके समक्ष चुनौतियां किस प्रकार से हैं? चौथी बात, क्या वो जो इस वक्त बगावत है, गुटबाजी है, उसको थाम पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, उत्तराखंड एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है बीजेपी की। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश 2000 में जब राज्य अलग हुआ, अंतरिम सरकार बनी थी, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को 1 साल भी काम नहीं करने दिया गया, उनको बदला जाता है। भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 2007 में बीजेपी फिर सत्ता में आती है, तो उसके बाद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर उनको बदल के निशंक को लाया जाता है, फिर खंडूड़ी को लाया जाता है। तो बीजेपी की तो पॉलिटिकल लेबोरेटरी है उत्तराखंड, यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मोदी रिजीम को अगर आप देखेंगे, पिछले 7 साल में चीज मानी जा रही थी कि आनंदीबेन पटेल को छोड़ दे, मनोहर पर्रिकर को गोवा में छोड़ दे,
तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बदले, चाहे वो खट्टर हो चाहे दूसरे मुख्यमंत्री हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मोदी रिजीम में भी ये महसूस किया गया है कि अगर जड़ता बना के रखेंगे तो राज्य हाथ से निकलने लग जाएंगे। इसीलिए जो बदलाव आया उसका पहला एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में ही किया गया, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, यहीं पर नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर बाकी देश में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को कल बदला गया है, ये उत्तराखंड भर का मसला नहीं है। अब आपको आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बीजेपी ने मैसेज दिया है कि साहब, जैसे अटल आडवाणी के जमाने में एक्सपेरिमेंट होते थे, अब हम लोग भी, मोदी साहब भी, नड्डा साहब भी तैयार है कि हम भी, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारे समीकरण से आप परफॉर्म करते नहीं दिखेंगे, तो हम आपको बदल देंगे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सबसे पहली इस एक्सपेरिमेंट के तौर पे बलि ली गई है। आपने कहा कि तीरथ सिंह रावत ही क्यों? तीरथ सिंह रावत इसलिए मुझे लगता है कि एक तो संघ बैकग्राउंड के हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत अक्खड़ थे, तीरथ सिंह रावत सॉफ्ट स्पोकन है, मृदुभाषी हैं, संघ बैकग्राउंड के हैं। एक जमाने में इनको खंडूड़ी का शिष्य कहा जाता था, लेकिन खंडूड़ी अब इस वक्त राजनीति में उस तरह से नहीं है, तो किसी एक गुट के ये नहीं है, निर्गुट हैं, सबसे दुआ सलाम ठीक ठाक है, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसी उम्मीद की गई है कि ज्यादा लोग इनको भी परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद आपने कहा कि चुनौतियां इनके सामने क्या क्या हैं, तो चुनौतियों का तो पूरा पहाड़ है ब्रजेश जी इनके सामने। सबसे पहले तो जैसे जो टमटा साहब ने कहा, साहब गैरसैंण को जो कमिश्नरी बना करके गए हैं जाते जाते त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसको ये क्या करेंगे, क्योंकि उसमें अल्मोड़ा जिला आने के बाद कुमाऊं के क्षेत्र में काफी गुस्सा है। उसके अलावा देम स्थानम बोर्ड को लेकर के यहाँ का बड़ा एक जो है वर्ग उसका विरोध कर रहा था, उस पर तीरथ सिंह रावत की पॉलिसी क्या रहने वाली है। उसके अलावा पांचों के पांचों बजट तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश कर दिए हैं, योजनाएं सब बन गई हैं, उन्हीं योजनाओं को किस तरह से बेहतर करके वो 22 के चुनाव को जीतने लायक माहौल बनाएंगे। क्योंकि अब तक भले ही वो एक बार वो विधायक भी बने हैं, यूपी के जमाने में एमएलसी बन करके आए थे, फिर पहले शिक्षा मंत्री बने थे, 19 में सांसद भी बने, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई सीधी चुनावी जीत वाली बैटल उन्होंने कोई लड़ी नहीं है। अब 22 में किस तरह से वो बीजेपी को सत्ता में लाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जानते हैं कि भले मोदी मैजिक देश में चलता है, लेकिन राज्यों की बात आती है तो 10, 15, 20, 22% तक इनका वोट कम हो जाता है। उत्तराखंड में 2017 में बीजेपी को करीब 46% वोट मिला था, कांग्रेस को करीब 33.5% वोट मिला था, 13% का अंतर है। और बीजेपी ये जानती थी अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कंटिन्यू किया गया तो लोग वही कहेंगे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वही फॉर्मूला यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत तुम्हारी खैर नहीं वाला चलेगा। इसलिए बीजेपी जानती थी कि वो 13-14% का जो वोट शेयर का अंतर है वो पाटने में दिक्कत नहीं होगी। जब आम आदमी पार्टी भी आ गई तो एक वोट शेयर बीजेपी का वो भी खा सकती है जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे कारण बने थे, लेकिन क्या तीरथ सिंह रावत इन परिस्थितियों में 22 की जीत वाली परिस्थितियों में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होंगे? मुझे लगता है इसको लेकर के देखना पड़ेगा जब वो अपने मंत्रिमंडल को बनाएंगे, असंतुष्टों को शांत कर लेंगे। जो आपने कहा कि विधायक जो के मन में तो हिलोरे मार रही थी, उन हिलोरों को वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार 12-13 में होगा तब पता चल पाएगा। थैंक यू। शादाब शम्स साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। मेरे से उनसे वीडियो कनेक्टिविटी टूट गई थी, अब वापस वो सज्जन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं सोमवार वो मेरे से मुखातिब थे तो उन्होंने कुछ बयान दिए थे। मैं चाहता हूं कि शादाब साहब को वो बयान पहले सुनवाया जाए। ब्रजेश जी, किसने कह दिया आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हटने जा रहे हैं? तो क्या होने जा रहा है? दिल्ली में क्या कोई पिकनिक कौन पार्टी सी चल रही है? गलतफहमी पाल ली आपको? कौन से सोर्सेज हैं आपके कि आप मुझे आप बताएं, क्या कोई पिकनिक पार्टी चल रही है? कैबिनेट का विस्तार माने त्रिवेंद्र सिंह रावत करने जा रहे हैं? मतलब इतना ड्रामा करके कैबिनेट का विस्तार आपके यहाँ होता है? कौन ड्रामा कर रहा है? ड्रामा आप उत्तराखंड में जो चल रहा है, आप जैसे लोग हवा उड़ा रहे हैं बेवजह, आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। शादाब साहब, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सलाम कबूल करें और अब आपका मैं नई प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम सब लोग, पवन जी अभी आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम सब लोग लगातार फोन से बात कर रहे थे, लेकिन जो मेरा दायित्व है मैं ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की कोशिश कर रहा था। हमें मालूम था दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे जो काम दिया गया है वो डिफेंस का काम दिया गया है, तो मैं वही करूंगा। ये बात सही है कि मुझे उम्मीद थी कि शायद तब तक हम लोग अपना धैर्य बनाए रखें जब तक कोई परिणाम नहीं आ जाते। बहरहाल जो हुआ वो सबके सामने है, उसे कोई झुटलाया नहीं। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मुख्यमंत्री बदल देने मात्र से
अब सिर्फ 9 महीने का आपके पास वक्त बचा है। दिसंबर से ऑलमोस्ट इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। क्या सिर्फ 9 महीने के वक्त में कोई मुख्यमंत्री जिसको आपने कांटों भरा ताज पहनाया है वो आपकी व्यवस्था को परिवर्तित कर देगा? आपको ऐसा लगता है अभी भी? मैं बहुत ईमानदारी से ब्रजेश भाई आपसे एक बात कहूंगा, आप पवन जी भी यहाँ मौजूद हैं। ईमानदारी से प्रदेश के अंदर ऐसे हालात मुझे कम से कम नजर नहीं आ रहे थे जिस तरह के डिसीजन लिए गए, लेकिन क्योंकि केंद्र ने निर्णय लिया है तो हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं जरूर ये बात कहूंगा कि प्रदेश में काम दिखाने का हमारा मीडिया मैनेजमेंट कहीं फेल जरूर रहा, ये तो हम मानते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मीडिया मैनेजमेंट फेल रहा, सरकार का मीडिया मैनेजमेंट फेल रहा। जिस तरह से दिखाना चाहिए था उस तरह से दिखा नहीं पाए काम को, जबकि वो काम आज जो काम डिलीवर होंगे वो इतने काम है कि उन कामों के ऊपर हम खेलें तो वो काम इतने अच्छा, ये बात मानने में कोई संकोच है या गुरेज है शादाब भाई कि अफसरों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को डुबो दिया? मैं ये अभी अफसरों के ऊपर भी ठीकरा नहीं फोड़ूंगा। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि कुछ तो है, कुछ तो कमियां रही हैं। बेवफा बावफा नहीं होता, बावफा बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो दिक्कतें रही। पत्रकार भाइयों से मेरी बात हुई, उत्तराखंड के तमाम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश भी रहते हैं और हम लोग टेलीफोन पे भी टच पे रहते हैं। जो बीजेपी से जुड़े हैं उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। एक कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब बार बार नेतृत्व परिवर्तन जैसी चीजें होती हैं तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। वो दोबारा ताकत के साथ दोबारा खड़ा होना जानता है और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा कार्यकर्ता ताकत से खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन वैभव महेश्वरी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उत्तराखंड का, उससे एक ट्वीट किया गया है, उसमें लिखा गया है एक TSR गया दूसरा TSR आया। याद रखना उत्तराखंड मुख्यमंत्री नहीं व्यवस्था बदलनी है। व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है इस ट्वीट से? बहुत बढ़िया कंटेंट रिसर्च आपने किया है ब्रजेश जी, अच्छा मैं किया। अक्सर में देखिए क्या है ना कि मैं थोड़ा अपन मेकअप वाले पत्रकार नहीं है, पढ़ लिख के आते हैं। गो अहेड तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। हम बार बार यही कह रहे हैं, मैंने पिछली डिबेट में भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि चेहरा बदलने से होगा क्या। अब मैं कहता हूं कि 4 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने या सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो दिखाकर जनता से वोट मांगे होंगे तो किस अधिकार से इन्होंने 4 साल बर्बाद कर दिए राज्य के लोगों के, और 4 साल बाद सिर्फ एक चेहरा बदल के आप अब क्या डिलीवर करोगे? मैं तो कहता हूं कि अब आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, अब 1 साल में अब क्या करने वाले हो और 4 साल में क्या नहीं किया? 1 साल नहीं है, 9 महीने। 9 महीने। अब आप इसका मैनिफेस्टो जारी करो दोबारा कि ये क्या ऐसा वेट करना, मैं पूरा टाइम दूंगा, कंप्लीट होने। बिल्कुल, क्या वो नहीं कर पाए थे और क्या आप करने जा रहे हो? आपने वहां के लोगों को अभी भी स्कूल नहीं दिए, अस्पताल नहीं दिए। इतना दुर्गम इलाका होता है पहाड़ी इलाका, लोगों को जब डिस्टेंस, छोटी भी डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा मालूम पड़ती है, आपको डिसेंट्रलाइज मैनर में आपको हेल्थ कवर वहां पर एक पूरा देना चाहिए था कि दूर दराज मोहल्ला क्लिनिक्स और एरिया के क्लिनिक्स होने चाहिए थे, वहां पर पढ़ाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। आज भी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, वो चले गए, अफसरों ने दबाव बनाया, अब ये आ गए हैं, वो आ गए हैं, चेहरों की बात हो रही है, मुद्दे की बात बिल्कुल गायब है। बिल्कुल ही मुद्दे की बात नहीं हो रही कि क्या ऐसा जनता की वहां एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वहां की प्रॉब्लम्स थी जिनको इन्होंने एड्रेस नहीं करा, किस वजह से उनको हटाया गया, किस वजह से लाया गया। और प्राथमिकताएं देखिए कितनी क्लियर हैं। नए मुख्यमंत्री आकर, जिनको अभी संविधान की शपथ लेनी है, वो आकर ये बता रहे हैं कि मैं आरएसएस का सिपाही हूं साहब। मैं पवन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 5 बजट तो पेश कर दिए हैं, अब बचा क्या है उनके पास? तीरथ सिंह रावत वो बताना चाहिए। 9 महीने में 2 महीने तो इनके 9 महीने में 2 महीने तो इनके चुनाव आचार संहिता में निकल जाएंगे, चुनाव की तैयारियों में निकल जाएंगे। तो आखिर आप कौन से जुमले और ये सब चीजें लेके आने वाले हो जिससे उत्तराखंड की जनता पर आप क्यों इतने आक्रामक होकर उत्तराखंड में पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपका तो वहां एक पार्षद भी नहीं है। हमारा पार्षद जाहिर सी बातें नहीं होगा क्योंकि पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड की जो लोग हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, बहुत पवित्र भूमि है और उतने ही पवित्र लोग हैं, उतना ही पवित्र वहां का नेचर है। तो उन लोगों को ठगा जाना जो है वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तराखंड में सक्रिय हैं। हम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सक्रिय हैं। आप देखिए कि दिल्ली का एक छोटा सा राज्य है, लगातार उसका बजट बढ़ता जा रहा है, वहां का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन इंडेक्स बढ़ रहा है, हेल्थ कवर वहां का बढ़ रहा है। तो ये चीज उत्तराखंड के लोगों का हक क्यों ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी वहां गई है और इसको करने के लिए कमिटेड है। आप ये भी कह रहे थे कि आपके पास वहां चेहरा नहीं है। मैं कहता हूं चेहरा नहीं है, आप तो हमारे वादों पर हमारा कॉलर पकड़ो कि ये आपने कहा था, क्यों नहीं किया, चेहरे के क्या वैल्यू? इनके पास 10 चेहरे हैं, क्या कर लिया?
10 चेहरों का भी क्या कर लिया? हम कहते हैं हमारे वादे हमारे गीता बाइबल है, कुरान है। ऑलराइट, राहुल शेखावत मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल कल भी मेरे साथ डिबेट में थे और वो डार्क हॉर्स की बात कर रहे थे और उनकी बात काफ़ी सटीक हुई, विशेष तौर पर तीरथ सिंह रावत को लेके। आपको कैसे आकलन था और अनुमान था कि जो प्रस्तावित नाम हैं अनिल बलूनी और धन सिंह रावत, इनको उतनी वेटेज नहीं मिलेगी बल्कि डार्क हॉर्स कोई आएगा और वो आए तीरथ सिंह रावत? तो आपको क्या लगता है कि इससे उत्तराखंड की राजनीति कितनी बदलेगी और बीजेपी में जो गुटबाजी है क्या वो थमेगी या और बढ़ेगी? तीरथ सिंह रावत के पास चैलेंजेस क्या हैं? ब्रजेश जी, आपका जवाब से पहले मैं आपको एक पुरानी जानकारी दूँ। जब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, दूसरे चैनल के लिए मैंने उनको अपना एक वीकली इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने उनसे एक सवाल किया था। उसके बाद 1 महीने तक त्रिवेंद्र सिंह रावत का उस सवाल ने पीछा नहीं छोड़ा था। उसके बाद वो लगातार सवाल पूछा गया था। मैं त्रिवेंद्र जी, आप एक तो बहुत जूनियर हैं और आपसे बहुत सीनियर लोग आपके मंत्री रहेंगे आपकी कैबिनेट में, एक बात। दूसरी बात है, आपके कदम कदम पे आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से होगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इत्तेफाकन वो पहाड़ की पैदाइश से हैं। तो आप जो भी करोगे कि आपकी जो है स्पीड जो है उनसे चेक की जाएगी। तो ये 2 जो सवाल थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का अगर आप उनका 4 साल देखें तो इनमें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन है इनका। मतलब तो वो योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहे थे उत्तराखंड के? नहीं, वो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सवाल ये था, चूंकि एक मेरा जैसा कल मैंने रिपीट मैं शब्दों को रिपीट नहीं कर रहा हूं। मोदी रिजीम में एक जो दिक्कत सबसे बड़ी क्या रही है कि सब जो एक तो मोदी जैसा दिखना चाहते हैं, है ना, तो वो जो संकट इनका सबका रहा है तो वो दिक्कत रही है। उसके बाद क्या हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब जैसे देखिए 3 चीज भी तक टूट गए हैं। एक तो संघ, ये कहा जाता है कि सब संघ के जो लोग होते हैं वो लोगों से कनेक्टिविटी होती है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत तो संघ के प्रचारक रहे हैं, उनकी शुरुआत तो संघ के प्रचारक से रही हुई थी, लेकिन वो बतौर मुख्यमंत्री वो संवाद नहीं रख पाए, एक बात है। एरोगेंसी वाली बात आती है, क्योंकि वो जग जाहिर है, उसमें बात आती है। और तीसरा जो हाईकमान कल्चर है, हाईकमान कल्चर जो एक बार फिर उत्तराखंड के अंदर वो घर कर गई थी। आपका सवाल था कि तीरथ सिंह रावत क्यों? ये तो कांग्रेस भी यही करती थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो सबका एक ही कल्चर, सबका एक ही है। इनमें तो सिक्का है। दिल्ली बताता है कि देहरादून का राजा कौन होगा। नहीं, इसमें मैं एक और बात कर ब्रजेश जी, जैसे आपको याद होगा साम्राज्यवाद जब चला करता कि फलाने राजा मानसिंह 1, 2, तृतीय, तो अब उत्तराखंड में कल रावत, मैंने रावत के आगे पीछे रावत के इधर रात मैंने कल बोला था, आज मैं कह रहा हूँ TSR 1, TSR 2। तो क्योंकि वो ये रावत लोग मजबूरी है क्या उत्तराखंड की राजनीति की? नहीं, वहाँ के जातिगत कहो या भौगोलिक करो, इत्तेफाक है ये चीज। अब वो भी फैक्टर करता है। जो सवाल आपका था ब्रजेश जी कि तीरथ सिंह रावत क्यों, डार्क हॉर्स मैंने क्यों उससे किया था, देखिए आज की तारीख में बीजेपी लीडरशिप चेंज करने के बाद आधी लड़ाई, नतीजा क्या होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे बीजेपी को कमजोरी इसमें आ गई है। अगले 1 साल तक 2022 के चुनाव तक जवाब ये देना पड़ेगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत को 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने की सजा दी गई। किस चीज से सजा दी गई? या बहुत अच्छा काम करने का जो था उनसे मिन्ताना वसूल किया गया, है ना, तो ये जवाब देना पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत अब ये भी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि तीरथ सिंह रावत, मैं चूंकि घटना का चश्म दे दूं, जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तीरथ सिंह रावत चूंकि बतौर अध्यक्ष कोई बहुत सफल नहीं रहे थे उस वक्त, क्योंकि उनके ऊपर जो साया था भवनचंद खंडूरी का था। उस टाइम भवनचंद खंडूरी राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, तो वो साये से उस टाइम वो बाहर आ नहीं पाए थे, अपनी छाया उसमें छाया में कहीं ना कहीं दब रहे थे। जो नैसर्गिक उनकी वो थी वो नहीं कर पाए थे। लेकिन एक अच्छाई तीरथ सिंह रावत की है, तीरथ सिंह रावत का जो अपना प्रोफाइल रहा है व्यक्तिगत तौर पे, वो हमेशा एक जैसा रहा। ये बागियों में बहुत ताकतवर नेता इस वक्त बीजेपी के भीतर हैं जो अपना मुख्यमंत्री बदलवा लेते हैं, तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने भी तो चैलेंजेस बड़े होंगे कि गुटबाजी से कैसे निपटेंगे? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि बीजेपी, देखिए नतीजे तो सबको दिख रहे हैं, क्या हो सकते हैं, सब अपने आप कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो कैडर था वो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन उसके अंदर आ गया था। बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैडर अगले चुनाव में काम करे, नतीजे जो होगा देख लेंगे। तो कैडर जो है कम से कम तीरथ सिंह रावत प्यार मोहब्बत। मैं सूर्य प्रताप सिंह जी, फॉर्मर कलेक्टर हैं नैनीताल के, और बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव उनका उत्तराखंड के प्रशासन में भी रहा है और उत्तर प्रदेश में भी रहा है। आपको याद होगा सूर्य प्रताप जी, एक नारा दिया गया था कि पहाड़ में न पानी रुकता है न जवानी रुकती है, बीजेपी सत्ता में आएगी तो पानी भी रुकेगा, जवानी भी रुकेगी, और ये दोनों नहीं रुके। 4 साल के बाद आपने सिर्फ एक अचीवमेंट किया कि आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए ND तिवारी जी को अलग निकाल दें और खंडूरी साहब को जो उनकी ईमानदार छवि है उसको अलग कर दें। बाकी सारे मुख्यमंत्री आए और चले गए और किसी ने भी कोई तवज्जो वहाँ के जो पलायन का इशू है, माइग्रेशन का जो इशू है, जो प्लेन में लोग आते हैं, उनको एड्रेस नहीं किया। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे।
जी 6 लाख लोग रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज हैं उनके, उनको किसी ने आज तक रोजगार की बात नहीं सोची। आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान जो लोग प्लेन से पहाड़ पर वापस लौटे वो भी 5 से 6 लाख लोग हैं, उनके रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था ये सरकार जो अभी गई, जो मुख्यमंत्री गए हैं, इस सरकार ने कुछ नहीं किया उसके बारे में। और तमाम दैवीय आपदाएं हुई है जो वर्तमान में अभी सर, हो सकता है कि मेरी ये बात आपको कड़वी लगे, मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि मैं वो सवाल आपसे पूछूं। आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप मतलब IAS अफसरों ने उत्तराखंड में हर राजनीतिक नेतृत्व को बर्बाद किया और आप लोग सत्ता हाईजैक कर लेते हैं और अपने इशारे पर मुख्यमंत्रियों को चलाते हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी आप लोगों ने इसी तरह से शिकार किया। उत्तराखंड में क्या यूपी में नहीं कर रखा क्या भाई? हाँ, जहां हमारी चलेगी वहां चलाएंगे ना। अगर कमजोर नेतृत्व होगा, जो सवार घोड़े पे ऐसा होगा जिसकी लगाम कमजोर पकड़ेगा, वहां ब्यूरोक्रेसी हावी होगी ना। अगर मान लीजिए कल्याण सिंह का पुराना कार्यकाल था यूपी में, वहां तो हावी नहीं हो पाई थी, मायावती के कार्यकाल में हावी नहीं हो पाई थी। तो अगर घुड़सवार कमजोर है तो ब्यूरोक्रेसी वहां हावी हो जाती है। यही हाल यूपी का है, यही उत्तराखंड का है। आप इसमें हमारा दोष देना चाहें मैं दोष दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सही है कि ब्यूरोक्रेसी ने डुबोया है उत्तराखंड को, जैसे उत्तर प्रदेश को डुबो रही है, वही हाल है। और देखिए ब्यूरोक्रेसी तो अपनी चलाएगी जब तक उसकी चलेगी, लेकिन ये तो नेतागणों को है, राजनीतिक नेतृत्व को है, उनको देखना होगा कि लगाम उनको मजबूत पकड़नी है। अगर वो ढीली लगाम है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी तो मनमानी करेगी। सर, अफसरों को इतना घमंड करना ठीक नहीं है सर, दोष स्वीकार करने को ब्यूरोक्रेसी को इतना घमंड करना ठीक नहीं है सर। जब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे जो बॉस हैं, उसको काम नहीं आता है, तो फिर वो उसको ओवर पावर करेगा ही। वो जानते हैं उसको काम आता नहीं, जैसा बहकाएंगे वैसा चलेगा वो। जिधर को धकेलेंगे उधर धकेला जाएगा। आ गए हैं भाई डिबेट में, तो डिबेट पहला अंतिम चरण है। वीरेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ आ गए। भाई वीरेंद्र जी, आज उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, फाइनली तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको क्या लगता है कि इससे उत्तराखंड की किस्मत बदलेगी? उत्तराखंड के लोगों को शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी ये सब मिल पाएगा? देखिए, कुर्सी बदल गई ये बात सही है, और मोदी सरकार का एक इतिहास भी बदला। बीजेपी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को ये मैसेज भी दिया कि चाहे विधानसभा का सत्र चल रहा हो, 20 सत्र में वो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। वो इच्छा शक्ति और परिस्थितियों पर है, निर्भर करता है। लेकिन हिंदी में भले आप नाम बदल गया हो, लेकिन अंग्रेजी में अभी भी TS रावत ही मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब तीरथ सिंह रावत, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो है TS रावत ही। ये भी एक संयोग है। हालांकि रावत के नाम पर पहले भी कहा गया कि भाई रावत ही कोई आगे पीछे दाहिने बाएं वाला बनेगा, और वही हुआ। आज तीरथ सिंह रावत उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं। वो यहाँ से MLC रह चुके हैं, 5 साल MLC रहे हैं उत्तर प्रदेश से वो। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि वो उच्च सदन के यहाँ सदस्य रह चुके हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और नित्यानंद सरकार में भी वो मंत्री बने, जब वो पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड भेजे गए थे, नित्यानंद राय जी। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी ने तो देखिए, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ तो अब कोई झांकने जा नहीं रहा होगा। जब तक मुख्यमंत्री का पद था भाई, तब तक तो हर दिन दिवाली थी, हर दिन दूनी उजाला था, रोशनी थी, चमक थी। तो ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा चमकते सूरज और उगते सूरज के साथ रहती है। और इस देश की जनता ने भी यही काफ़ी कुछ सीखा है, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं, कि भाई उगते सूरज को सलाम करो, और जिसका सूरज डूब गया उसकी ओर पलट के क्या देखना। आखिर क्या कारण था कि विधायकों का अपमान, मंत्रियों को अपने अफसरों से अपमानित कराना, ये सब काम क्यों कर रहे थे? लोगों से कटे रहना। और शादाब खुद कह रहे हैं ये बात। शादाब भाई मैं आऊँगा, आप प्लीज़ वेट कर लें। शादाब खुद कह रहे हैं कि उनका मीडिया मैनेजमेंट फेल था, मुख्यमंत्री मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते थे, छोटी छोटी घटनाएं तूल पकड़ लेती थी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता को तो अब ये बात समझ में आई है, लेकिन परसों उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी जब वो बैठे थे, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री बदलने का ऐलान नहीं हुआ था। तो सियासत हो या और कोई जगह, पाला बदलने में और बयान बदलने में नेताओं का कोई मुकाबला कभी रहा नहीं है। अब वो भी आज बदल रहे कि साहब हमसे ये चूक हो गई,
तीरथ सिंह रावत एक सज्जन मुख्यमंत्री के तौर पर माने जाएंगे। उनका जो पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे या मंत्री रहे तब भी उनकी शालीनता लोगों को बीच रही, प्रभावित करती रही। और अभी वो सांसद हैं, अब उनको विधायक चुनाव भी लड़ना होगा क्योंकि 6 महीने के भीतर उनको सदन में जाना होगा। एक और चुनौती बीजेपी के सामने है। खैर वो सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन अब आप आइए कि जब कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के बाद अगर वो अपनी स्थिति को भूल जाए या अधिकारियों से ऐसा घिर जाए कि उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाए काली, वो कुछ देख ना पावे, जो अधिकारी दिखावे वही देखे, तो कार्यकर्ता, विधायक, नेता ये सब पीटे जाएंगे। इनकी उपेक्षा होती है, संगठन निराश हो जाता है, लोग काम करना बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है अब जब जो होगा भगवान देखेगा। देखिए एक बात खासियत ये है कि वो उन मुख्यमंत्रियों में और उन मंत्रियों में अहंकार ज़्यादा देखा गया जो मनोनीत है, जो अपने नाम पर चुनाव नहीं जीते हैं, जो मोदी के नाम पर वोट पाकर सत्ता पा जाते हैं और अहंकार में आ जाते हैं। ये मनोनीत लोग हैं, इनके नाम से बीजेपी को वोट नहीं मिला है। इस देश में आज भी जितना वोट मिलता है वो मोदी के करिश्मे से मिलता है, अमित शाह के मैनेजमेंट से मिलता है। देश का कोई भी राज्य हो, लेकिन बीजेपी जहां जहां मुख्यमंत्री नहीं बदलती थी वहां चुनाव हार रही थी, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, महाराष्ट्र, तो कई जगह ऐसे रहे। अब बीजेपी को शायद ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम चुनाव हारे तो उससे अच्छा मुख्यमंत्री बदल दो, कम से कम इज्जत बची रही, चुनाव तो सरकार तो बनी रहेगी। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी है। भाई आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पे कोई जो है बल्ब जलाने वाला भी नहीं मिलेगा, चपरासी की जाओ बत्ती जलाए दो, वहाँ अपने हाथे अब करना पड़ेगा सब। और ये सत्ता जाने के बाद यही सब होता है। बहरहाल हम आज तीरथ सिंह रावत जी को शुभकामनाएं देंगे और बीजेपी के उन सारे विधायकों के लिए एक मैसेज है ये देश के कि विधायक जनता के बीच जाकर उसको जवाब देना है, उसको चुनाव लड़ना है, उसको अपना नेता चुनने का हक है। और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चाहिए कि देश में जहां भी समस्या आए वो अपने विधायकों की, अपने कार्यकर्ताओं की उसको सुनना चाहिए। कांग्रेस में एक टाइम में इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी में मोदी युग में माना गया कि ऐसा नहीं है, अब वो चीज़ बदल गई है। तो बहुत अच्छा है कि इस देश में पहला परिवर्तन उत्तराखंड से आया है। अब अभी आज हरियाणा में भी अविश्वास प्रस्ताव हुआ, सरकार डामाडोल है, विश्वास मत आप जीत गए हो अलग बात है, लेकिन सरकार के भीतर जो लोग बैठे, जो विधायक हैं वो असंतुष्ट हैं। अगर भाई देखिए, अगर आईएएस अफसर ही सब कुछ है तो कैबिनेट काहे के लिए, मंत्री काहे के लिए? कैबिनेट में कोई डिस्कशन नहीं होता। अगर आपकी बहुमत की सरकार है तो मुख्यमंत्री ऐसा व्यवहार करता है कि कैबिनेट मंत्री आइए, बैठिए, दस्तखत करिए, चाय पानी पीजिए, जाइए। अरे भाई कैबिनेट में एक टाइम था, कल्याण सिंह के ज़माने में लोग बताते हैं कि 8-8, 10-10 घंटा कैबिनेट चलती थी, 1-1 बजे रात तक कैबिनेट चलती थी। एसपी सिंह साहब हैं, इनको पता होगा। अब कैबिनेट आधा घंटा 10 मिनट चलती है, तो कैबिनेट में कहाँ डिस्कशन होता होगा? मंत्रियों के अधिकार प्रमुख सचिव इस्तेमाल कर रहे हैं, आईएएस अफसर इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएम एसपी विधायकों को कुछ समझते नहीं। अब खादी और खद्दर की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर क्या करें जी? अब 5 साल का इंतजार करो, इसके अलावा क्या बचता है जी? बहरहाल आज उत्तराखंड की राजनीति ने यह सबक दिया है कि जो शख्स कल तक यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, लेकिन आज जमीन नीचे कुछ बची नहीं है। बहरहाल 4 लाइनें सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सियासत में, क्योंकि ये कुर्सी अस्थाई नहीं है। 5 साल बाद अगर जनता मैंडेट नहीं देगी तो फिर भाई तीरथ सिंह रावत को तो कांटों का ताज मिला ना, 1 साल के लिए मिला है, हार गए तो वो भी गया, तो उनको तो बहुत कम टाइम दिया गया, तमाम चुनौतियां हैं, और 4 साल एक आदमी रह के गया, लेकिन दर्द तो बहुत है। कितने लोग रो रहे थे आपने देखा। चलिए कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था।
आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहाँ कितने, कोई सोलह कोई शबनम कोई महताब जमी था। तो ये ब्रजेश जी अहंकार से नहीं, प्यार और सम्मान से विधायकों के साथ चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप टमटा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज का मूल्यांकन कांग्रेस किस प्रकार से करती है, और क्या आप मानते हैं कि वायदे पर खरे नहीं उतरे ये लोग, इस कारण मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? देखिए, पिछली डिबेट में मैं जब आपके साथ था, मैंने कहा कि पूरी राज्य के अंदर कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार हर क्षेत्र में विफल हुई। आज राज्य में, पूरे देश के अगर राज्यों की तुलना करें तो बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा इस राज्य में है, जिसका इन्होंने वादा किया था हम रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगे। उस रोजगार फ्रंट पर चाहे निजी क्षेत्र, स्वव्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर तलाशने का है, वहाँ कुछ नहीं मिला। सरकारी क्षेत्र में लोक सेवा आयोग हो या चयन आयोग हो, उसमें किसी तरह के लोगों को राहत में कोई नियुक्तियां नहीं है। रोजगार का फ्रंट देख लेते। करप्शन के फ्रंट पर मैंने उस दिन भी कहा था कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में, बचाने में लगी रही है। कहीं कुछ नहीं हुआ, जिसको खुद उन्होंने माना। NS-74 का घोटाला हो, कर्मकांड बोर्ड का घोटाला हो, उलन बोर्ड का मामला हो, खुद मुख्यमंत्री पर लगे आरोप हो। जिलों की पुनर्गठन की एक बड़ी मांग थी, जिलों का पुनर्गठन नहीं हो पाया। राज्य के एक अस्तित्व का सा राजधानी एक जिला नहीं होता, एक शहर मात्र राज्य की भावना का प्रतीक होता है। उस सवाल को त्रिवेंद्र और भारतीय जनता पार्टी के सवाल हल नहीं कर पाई। एक पिकनिक की राजधानी तो बना दी, लेकिन स्थायी राजधानी आज तक नहीं बनी। पलायन की बात मैं सुन रहा था कि मैं तीरथ भाई से एक उम्मीद करता हूं, वहीं पर उनका आना जाना जुड़ा हुआ है। अभी एक तरफ बहुत कम ज्यादा डिस्कशन हुआ है। मैं 2 उदाहरण से जाऊं कि राज्य में क्या हो रहा है। हल्का सा पवन जी ने उस ओर इशारा किया था। इस पर क्या कहते हैं, नए मुख्यमंत्री का क्या, देवस्थान बोर्ड अगर कोई कहे तो इस मुख्यमंत्री को ले जाने वाला देवस्थान बोर्ड है। इस पर नए मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी। एक बड़ा पावरफुल ग्रुप, ये उत्तराखंड संघ परिवार की लेबोरेटरी बनना चाह रहा था। भारत की संविधान की धज्जियां बंद करके संघ के संविधान के हिसाब से देवस्थान बोर्ड को हटाने की मांग की थी। क्या उसमें नए मुख्यमंत्री क्या रुक लेंगे, एक बात है। दूसरी सवाल, बड़ा सवाल है जिसको कोई भी राजनेता, ना पत्रकारों का आपका ध्यान गया है, लेकिन उत्तराखंड की सबसे कमजोर, पीड़ित, वंचित तबका है, वहां का दलित और जनजाति का तबका है। ये देश की पहली सरकार थी, ये देश की पहली सरकार थी जो देश के सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसने संविधान को लागू करने की शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट में गई कि हम नियुक्तियों में भी नहीं, हम पदोन्नतियों में भी आरक्षण को लागू करने के लिए कोई भी न्यायालय हमें बाध्य नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन इस पर रिस्पॉन्ड करें। या सादा भाई, गो अहेड। 4 गंभीर आरोप टमटा जी ने लगाए हैं और मैं चाहता हूं कि 1 बाय 1 आप चारों को रिस्पॉन्ड करें। इसी पर इनका गो अहेड प्लीज। जी ब्रजेश भाई, पहले तो कई बार ऐसा होता है जब किसी की गाड़ी गड़ खा जाती है तो दुनिया में जिसकी अपनी घरवाली भी नहीं सुनती वो भी आरोप लगाने बैठ जाता है कि इससे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये बदकिस्मती है। मैं इतनी ईमानदारी से इस बात को कहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री आज लगा रहे सादा भाई, सर मेरी बात को मैंने आपको बड़ी ईमानदारी से पूछ लीजिए क्यों आपने इन्होंने आपको विदाउट इंटरप्शन सुना। मैं निवेदन करूंगा कि इनकी बात भी आप विदाउट इंटरप्शन सुने। गो अहेड। हाँ, सुनो। मैं कहूंगा मेरे मुख्यमंत्री ने बड़ी ईमानदारी से काम करने का उन्होंने नारा दिया, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन, और वो व्यक्तिगत रूप में मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, जितना मैं अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को जानता हूं, वो एक ईमानदार आदमी थे और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से सरकार चलाने की कोशिश की। मैंने कहा मीडिया मैनेजमेंट फेल रहा। कई बार सेटिंग वेटिंग बहुत सारी होती है, मीडिया में करनी पड़ती है, शायद वो अपने 0% की लकीर को खींचे रहे और जो सेटिंग वेटिंग मीडिया मैनेजमेंट आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड का मीडिया भ्रष्ट है? मैंने बहुत सारे यहाँ मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जरूर ऐसे थे जिन्होंने राजनीतिक द्वेष के कारण, जो कथाकथित सिर्फ ब्लैकमेलर, कुछ मीडिया वाले मिलकर मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं मैं। तो आप अपनी नाकामी का ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हो शादाब भाई? मैं बिल्कुल नाकामी का ठीकरा मीडिया पर नहीं फोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो फिर भी मैनेज किए जाते हैं। मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से वो मैनेज नहीं हुए, ये फेलियर होता है, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। मैंने ये बोला। तीसरी बात मैंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि वहां घोटाला हुआ। अरे भैया एक बात बताइए, अगर इतनी अच्छी सरकार नहीं चल रही थी तो हरीश रावत तो तारीफ कर रहे थे कि अच्छी सरकार चल रही है, फिर क्यों झूठ बोल रहे थे क्या हरीश रावत जी? पूर्व मुख्यमंत्री अगर कह रहे हो कि अच्छी सरकार चल रही है, इसका मतलब गलत बोल रहे थे क्या? आपने कहा कि कर्मकार बोर्ड में घोटाला हो गया, आप नहीं निकाल के लाए कांग्रेस के लोग, हमारे नेताओं ने बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है और हमने तुरंत उसकी जांच महालेखाकार सीएजी से कराने की बात की और सीएजी उसकी जांच कराएगा। जरा सी शिकायत कहीं, हमने कहा था जरा सी कहीं दोष कोई पाया जाएगा तो बख्शेंगे नहीं। तो अब गिरे हुए मनोबल के साथ आप लोग कैसे खड़े होइएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने 108 को दोबारा खड़ा किया, हमारी योजना थी। अरे जाने दीजिए, उनका टाइम चला गया, अब उन पर क्या चर्चा करनी? सर मैं फिर बता रहा हूँ, हमने जो काम किए हैं वो वक्त से पहले समय कम लागत में फ्लाईओवर आरओबीज बनाए, तो अच्छा काम त्रिवेंद्र जी ने किया। ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आज हम उनकी खाली बुराई करते नहीं, मुनासिब नहीं होगा। मैं जरूर कहूंगा। थैंक यू शादाब जी, थैंक यू। सर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तीरथ सिंह रावत जी इस बात को, जो काम माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहे, उस बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अधिकारियों की नकेल कसना जरूरी है, उस नकेल को और ताकत से कसा जाएगा, ये हम भी मानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, उन चूकों को आप कमजोर घुड़सवार है। और देखिए सूर्य प्रताप जी ने तो ताल ठोक के ये बात कही। नहीं, कमजोर नहीं। जी 2 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा शमशाद भाई की बात पर। जी अगर 2 सेकंड देंगे। टमटा साहब 20 सेकंड प्लीज। 20 सेकंड ओनली सर। हाँ, मैं सिर्फ इतना मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या शमशाद भाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ईमानदार आदमी को सजा दी है? आखिर क्या ईमानदारी के लिए अगर वो काम कर रहे थे, उसको पुरस्कृत करने की जगह मोदी और शाह ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सजा दी है? ये कहना चाहते हैं सरदार भाई। पहले आप मानिए कि सर ये टीटू मारने का टाइम नहीं है। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों कृपया बने रहें। पवन लालचंद जी के पास में चलता हूं। पवन जी, अब आप मुझे बताइए कि तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़े 3 चैलेंजेस क्या हैं, और ये जो ताकतवर बागी नेता हैं जो अपने मुख्यमंत्री को हटवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीरथ सिंह रावत पर तो इनिशियल प्रेशर है ही इनका। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक तो छोटी सी बात, हालांकि जो आपने कहा उस सवाल का जवाब उससे पहले, ये एक्चुअली मैं बार बार इस चीज को लेकर के थोड़ा सा डाउट में हूं पिछले 48 घंटे से कि क्या सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस आधार पे हटा दिया कि कुछ पार्टी के मंत्री, सरकार में मंत्री या जो विधायक थे या संगठन के लोग उनसे नाराज थे, या मुझे लगता है कि क्या कोई ऐसा एंटीना, कोई ऐसे तार त्रिवेंद्र सिंह रावत छू गए, शायद वो दिल्ली दरबार की तरफ से मनाही थी, वो उनका वर्जित क्षेत्र था, वहां वो दाखिल करके कोई ऐसी रिपोर्ट गोपनीय तरीके से शाह और मोदी तक पहुंच गई। एक सवाल तो ये, इस पर आगे रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ये जो बागी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन नाराज लोगों की आप बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, ये तो पहले दिन से उत्तराखंड की पॉलिटिकल डीएनए का ये हिस्सा हो गया। इसमें बराबर के दोषी फिर बाद में कांग्रेसी भी बने। टमटा जी जानते हैं तिवारी साहब को किस तरह से हरीश रावत जी ने 5 साल परेशान किया, फिर बहुगुण आए, फिर हरीश रावत आए। ये अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में एक तरह से एक हमाम में खड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या जो कांग्रेसी गोत्र के 10-12 लोग हैं, जिनमें मंत्री भी है, जिनका बहुमत है सरकार में, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में बहुमत रहा, तीरथ सिंह किस तरह से उनको समायोजित करेंगे, सवाल है। या फिर जो बीजेपी की सरकार और संगठन का गैप था, क्या वो गैप तीरथ सिंह रावत पाट पाएंगे? जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय सरकार और संगठन अलग अलग छोर पे नजर आते थे, संगठन सोया हुआ नजर आता था। दूसरा, जो कांग्रेसी गोत्र वाले जो लोग हैं, उनको किस तरह से काबू में रखेंगे? क्योंकि अब पौड़ी जिले से या पौड़ी संसदीय क्षेत्र से 5 लोग हो गए हैं, जो 4 लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री थे और अब खुद तीरथ सिंह रावत भी पौड़ी संसदीय क्षेत्र हैं। तो क्या इस संसदीय क्षेत्र का बहुमत ऐसा ही रहेगा? हरक सिंह रावत का पत्ता कटेगा तो उनका रणनीति क्या रहेगी? सतपाल महाराज मुख्यमंत्री बनने ही बीजेपी में गए थे, अब वो अपनी सीट खाली छोड़ेंगे क्या मुख्यमंत्री के लिए? उनका क्या होगा? तो हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। विधायकों के असंतोष को कैसे कंट्रोल करेंगे, संगठन सरकार के बीच की दूरी कैसे पाटेंगे, और जो कहा जाता है बार बार ब्यूरोक्रेसी को ही हम दोष क्यों दें ब्रजेश जी? ब्यूरोक्रेसी तो अरबी घोड़ा है, घुड़सवार पर सवाल उठता है ना, आप उसको कैसे हाँकते हैं? उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में जो चीजें हुई हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड, उसका एक बड़ा तबका विरोध कर रहा है, और गैरसैंण कमिश्नर बना करके एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खोला था। लेकिन शादाब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट
बात कही, मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकंड में उसका रिप्लाई दें। 22 में शादाब ने ये कहा कि मीडिया मीडिया मैनेजमेंट में हम लोग फेल रहे और उत्तराखंड का मीडिया करप्ट है, ऐसे आरोप लगाए हैं शादाब ने। सर मीडिया तो देखिए ना, मीडिया तो अब उसका शादाब शम्स क्या करेंगे, एक चैनल उनको 0 नंबर दे देता है और आरोप लगते हैं कि क्या दिल्ली से कोई बीजेपी का नेता मीडिया मैनेज करता है। मुझे लगता है मीडिया से सरकारें नहीं चलती हैं ब्रजेश जी, सरकार का अपना इकबाल होता है। हम क्यों मीडिया मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मैनेज क्यों कर रहा है मीडिया? मीडिया खबरें दिखाएगा, आप अच्छा काम करते रहिए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का सारा मीडिया मैनेज कर रखा है कि उनकी वाहवाही हो रखी है? मुझे लगता है कि सरकारों की कमियां रहती हैं, उसके बाद दोषारोपण हम मीडिया पे भी कर देंगे, हम दूसरे कारणों पे भी कर देते हैं। थैंक यू। वैभव महेश्वरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अपने लिए क्या संभावना 2022 में उत्तराखंड में देख रही है? ब्रजेश जी, मुझे उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ना कि पार्टी के लिए। आज आपने अगर देखा हो कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो विधानसभा का सत्र में अभिभाषण अपना दिया था, वो बहुत ही खास था, बहुत अलग था। क्या खास था? ये भारत देवताओं की भूमि है, उत्तराखंड खासतौर से देवभूमि है। आज बात की गई थी राम राज्य की, राम मंदिर की बातें बहुत हुई हैं, राम राज्य की बात आज तक किसी पार्टी ने डिलीवर नहीं करा। मैं बहुत छोटे में बात खत्म करूंगा। राम राज्य हर एक का अधिकार है, एक आइडियल राज्य कहा जाता था जिसको पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं और जो हम लगातार वो ध्यान। तो राम राज्य में ये परिकल्पना की गई है कि इस देश के सबसे गरीब आदमी को सबसे अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, जो सबसे अमीर को भी कभी अधिकार है। इस देश के सबसे गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। ये सब घोषणा पत्र का हिस्सा होगा। ये घोषणा पत्र का हिस्सा होगा। मैं तो कहता हूं कि राम राज्य को अगर हर पार्टी राम मंदिर की बात करेंगे, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाले कि ये करेंगे, ना करें तो निकाल के बाहर कर देना, हम डालते हैं। ओके राहुल, 3 मुख्य चैलेंजेस तीरथ सिंह रावत के सामने। प्लीज वेट शादाब जी, मैं आता हूं। प्लीज वेट। एक प्रश्न मेरा। हाँ मैं आता हूं, प्लीज वेट। राहुल गो अहेड। 3 मुख्य चैलेंजेस। राहुल गो कर लेने दीजिए सर, राहुल प्लीज गो अहेड। हमसे प्रश्न कर लेने दीजिए सर थोड़ा। ओके तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज वही होगा जो 57 इतना जो प्रचंड बहुमत था, जिसको त्रिवेंद्र सिंह रावत उस आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए, वो कितना वो जो कंपनसेशन वो कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है उनके सामने, बतौर मुख्यमंत्री ही हैज टू परफॉर्म, और बतौर बीजेपी नेता उनको जो उनका कैडर है उसको, क्योंकि वो इतना नाराज हो चुका था, वो उसको कितना मतलब खुश कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये बागी आगे चलकर उनके लिए कैंसर हो जाए? ब्रजेश जी, मेरा मानना ये है कि देखिए बागी बीजेपी के लिए बोरंजत है, एक वो आगे आए चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी का। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का टाइम एकदम खत्म हो चुका है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित रहने के लिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।